ओके, ध्यान दो यहाँ पे। सपोज ये अर्थ है और इसका मास एनी रेडियस आर ले लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, ये सैटेलाइट है, ये सेंटर से सॉरी सरफेस से एच हाइट पे, ये सैटेलाइट क्या ऑर्बिट कर रहा है। ठीक है, सैटेलाइट का मतलब पहले तो समझता है, कोई मैं चीज को सैटेलाइट कब बोल सकता हूँ, जब वो कोई प्लेनेट के आसपास घूमे तो हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट। ये सैटेलाइट प्लेनेट से छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, सेम साइज का होना चाहिए। जनरली क्या होता है, छोटा। ठीक है, सैटेलाइट और इसकी बात करें, सैटेलाइट दो टाइप के आते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल सैटेलाइट और उसका नेचुरल सैटेलाइट क्या है, अपने बात करते हैं, नेचुरली अकर कर रहा है, वो रिवॉल्व कर रहा है, और क्या हो गया नेचुरल सैटेलाइट। हम जो रॉकेट में लॉन्च करके भेजते हैं वो सब जो सैटेलाइट हो क्या हो गए, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो अब एक सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो हमें क्या फाइंड करना है, कितनी स्पीड से इसकी कुछ स्पीड होगी, कितनी स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है, कितना टाइम लगेगा रिवॉल्व करने, वो तो हमें स्टडी करना है। बहुत ही सिंपल इक्वेशन से एक सिंपल डिराइवेशन वो हमें देखना है, बोर्ड में काम आ सकता है और उसकी इक्वेशन कंपेटिव पार्ट में काम आएगी। ठीक है, तो वो देख लेते, बहुत ही सिंपल, एकदम इजीली डिराइव करेंगे। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट लिख लो सैटेलाइट में। A body revolving around the planet, body revolving around the planet in an orbit is called a satellite. Is called a satellite. ठीक है, अब ये डायग्राम को हमें स्टडी करना चाहिए, इसका स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। क्या है स्टेटमेंट, एक्शन लिखो, कंसीडर अ सैटेलाइट इज, कंसीडर अ सैटेलाइट इज ऑफ मास n, स्मॉल n लेना, कंसीडर सैटेलाइट इज ऑफ मास n revolving around Earth at a height h from the surface, at a height h from the surface with speed v, at a height h from the surface with speed v। ठीक है, मुझे ये सैटेलाइट का जो ऑर्बिट है उसका रेडियस बता सकते हो क्या होगा, डायग्राम में देखो क्या होगा, सेंटर से देखना है, ये पूरा होगा रेडियस, क्या होगा, आर ई प्लस एच। कंडीशन में लिखो द ऑर्बिटल रेडियस, द ऑर्बिटल रेडियस स्मॉल आर इक्वल टू आर ई प्लस एच, स्मॉल आर इक्वल टू आर ई प्लस एच। ठीक है ना, उसको क्या ऑर्बिटल रेडियस कहेंगे। ड्रॉ करो डायग्राम। कर लिया ड्रॉ। ये हमें अब क्या निकालना है, ये निकालना है स्पीड, कितनी स्पीड से घूम रहा है।
स्पीड निकालने को ध्यान रखना कि हम जैसे तो प्रैक्टिस करेंगे, टारगेट होंगे, वो क्लियर हो जाएगा। पर अभी के लिए बताता हूँ, अगर सर्कुलर मोशन हो और तुम्हें स्पीड निकालनी हो तो वो स्पीड कहाँ से आएगी? फोर्स से। सर्कल में फोर्स क्या दो तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, फॉर्मूला याद है उसका? सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या होता है? mv²/r, वो यूज करना होता है, ठीक है, सर्कुलर मोशन में, ध्यान रखना है। आगे लिखो, द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन सैटेलाइट, द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन सैटेलाइट is provided by the gravitational force of Earth, is provided by the gravitational force of Earth, ठीक है। सर्कल में और कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो दोनों को इक्वेट करना होता है। तो इक्वेट करता है Fp इक्वल टू क्या होगा? Fg ग्रेविटेशनल फोर्स। Fp का फॉर्मूला क्या होता है? mv²/r। ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला हमें पता है, Gm1m2/r²। तो इस डायग्राम में देखे पूरे अर्थ का मास क्या सेंटर पे ले सकते हैं, तो इनके बीच बोलो क्या होगा फॉर्मूला? Gmem स्मॉलर लिखना है, स्क्वायर स्मॉलर तो कैंसिल हो गए, इधर से देखो b आ जाएगा, कितना आएगा b अपना? Gme/r, एक r भी कैंसिल हो गया, अंडर ये अपनी b का फॉर्मूला है। तो साइड पे यहाँ पे लिखना है स्मॉलर किसके बराबर होगा? re प्लस h, ठीक है, ऑर्बिटल स्पीड आ गई, एकदम सिंपल लिखा है। लिख लिया ये। अब इसमें एक पॉइंट बस ऐड करना है, वो जो ये मेन ऐसा सकते हो बोल के लिए लिखवा रहा हूँ, बाकी एक कंप्लीट पॉइंट के लिए तो ये फॉर्मूला करना है। अगर सपोज सैटेलाइट और उसके सरफेस के बहुत नजदीक है, यहाँ पे तो ऐसे उसका ऑर्बिट होगा, एच को ऑलमोस्ट क्या 0 ले सकते हैं, तो स्मॉल आर किसके बराबर होगा? आर के बराबर, यहाँ पे आर डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अपनी स्पीड एक और आ जाएगी, वो लिखो आगे। If the satellite is orbiting, if the satellite is orbiting very close to Earth's surface, if satellite is orbiting very close to Earth's surface, then तो उस केस में देखो r इक्वल टू क्या होता है? re प्लस एच। तो r को नियरली क्या है? re लिख सकते हैं क्योंकि h बहुत छोटा है, ठीक है। तो v क्या हो जाएगा अपना? v इक्वल टू फॉर्मूला क्या था? G me और स्मॉल r की जगह क्या लिख सकते हैं? re। ये अपना फॉर्मूला आ गया। इसमें बॉक्स मत बनाना। और क्या लिख सकते हो? ये याद हो तो इसको हमेशा, हमने बहुत प्रॉब्लम्स की और जो मैं ग्रेविटेशन का अध्ययन ढंग से किया ग्रुप में होता है, Gme आ रहा है, क्या करना है? स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पे फॉर्मूला जी कब बोल रहे हो, क्या आगे बोल रहे हो? r स्क्वायर, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे तो v का और फॉर्मूला क्या आएगा पता क्या? एक r को यहाँ पे लिखे हो, ठीक है, कहीं बॉक्स मत बना, बस लिख लो। लेकिन ये क्या है? स्पीड, ठीक है। अब क्या निकालना है? टाइम पीरियड मुझे निकालना है। टाइम पीरियड का मतलब क्या है?
एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने में जो टाइम लगे उसे क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो वो भी निकालना है, वो भी एकदम इजीली आ जाएगा। कंडीशन में लिखो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट टाइम पीरियड का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है टाइम पीरियड का? टाइम टिपिकली निकालना है ना, कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, कंप्लीट करते हैं, सरकमफरेंस के बराबर होगा। तो टाइम पीरियड कैसा आएगा, सरकमफरेंस ऑफ ऑर्बिट डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, स्पीड, आ जाएगा टाइम पीरियड। तो t इक्वल टू क्या है, 2 स्मॉल r बाई v। इधर v का जो हमने ओरिजिनल फॉर्मूला लिखा था, कौन सा बॉक्स वाला, वो डालना है। क्या था अपना फॉर्मूला, अंदर जीएमए बाय आर। अब इसमें स्क्वायर करके रीअरेंज करके ना फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूँ, तो वो डायरेक्ट लिख सकते हो। क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू, एक काम करो अपने आप लिखो, टी स्क्वायर इक्वल टू, मुझे इक्वेशन लिख के बता प्रॉपरली, टी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हो, लिखा गया टी स्क्वायर इक्वल टू, चेक करो 4 स्क्वायर आर क्यूब GME, ये फॉर्मूला है। टी स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर आर क्यूब अपॉन GME। लिख लिया ये, इससे ना एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है जो हमें प्रॉब्लम्स में काम आएगा। देखो 4πGME वो तो क्या कांस्टेंट है, मैं क्या लिख सकता हूँ, टाइम पीरियड टी स्क्वायर इसके प्रोपोर्शनल है आर क्यूब। ये भी एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसको बॉक्स में टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू क्या है आर क्यूब। ठीक है, ये टाइम पीरियड भी देखिए। एक और पार्ट स्टडी करना है, बाद में प्रॉब्लम से आ सकते हैं। लिखो एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट ऑर्बिट में घूम रहा है, उसका कौन सी एनर्जी हो बता सकते हो, अगर ऑर्बिट में घूम रहा हो, काइनेटिक एनर्जी होगी। क्यों काइनेटिक एनर्जी, स्पीड होगी, एक तो काइनेटिक एनर्जी और भी एक एनर्जी, बस एक पोटेंशियल, क्योंकि वो ग्रेविटेशन लग रहा है, तो और कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। दो एनर्जी होती है, दोनों हमें लिखनी है। ठीक है, 10 स्टेप में लिखो। सैटेलाइट has kinetic energy due to its motion. The satellite has kinetic energy due to its motion and gravitational potential energy and gravitational potential energy due to its interaction with Earth's gravitational field, due to its interaction with Earth's
ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, अर्थ के साथ इंटरेक्ट करता है तो पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, तो दोनों हमें लिखनी है। मेन तुम्हें V पता हो ना तो ये सब लिख सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, काइनेटिक फॉर्मूला पता है, हाफ एम वी स्क्वायर। V का फॉर्मूला है अपने पास, V का फॉर्मूला अंडर रूट GMV बाई स्मॉलर उसका स्क्वायर। तो K इक्वल टू देखो क्या कर सकते हैं, रीअरेंज करके ढंग से लिखूं मैं तो GMEM बाई बोलो हम हमने कर सकते आर होगा ना, अंडर रूट आर स्क्वायर सिर्फ आएगा, ये काइनेटिक एनर्जी लिखो। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल का फॉर्मूला याद है, इससे पता चलेगा। तुम लोग बोलोगे कि होमवर्क किया है, सवाल बोलेंगे मैं मान लूंगा, इससे पता चलेगा तुम होमवर्क किया है नहीं, ये सब प्रैक्टिस किया, ये सब फॉर्मूले आराम से दिमाग में होंगे। क्या होता है पोटेंशियल, माइनस जी M2 आया है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर इसके लिए लिखे अपने सिस्टम के लिए, पूरा बात सेंटर पे ले लो, फॉर्मूला लगाओ, क्या आएगा, माइनस जी MEN बाई पोटेंशियल। ठीक है, इसके नीचे लिखो टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। टोटल कंडीशन दिया, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट कैपिटल E इक्वल टू K प्लस U। टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट कैपिटल E इक्वल टू K प्लस U। K और U दो की इक्वेशन आ गई, ऐड कर दो, देखो कितना रहे। कितना रहे, ए और यू को ऐड करना है तो क्या आएगा, माइनस GMEM बाई 2 आप सबका रहे थे, यही आ गया। ठीक है, ये सैटेलाइट की टोटल एनर्जी आ गई। क्लियर है, ठीक है। ये देखिए, अब देखो इसमें ना कुछ पॉइंट्स बस डिस्कस करने। देखो सैटेलाइट की जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी, वो क्या है, नेगेटिव है। अब जैसे तुम्हें कहूँ फिजिक्स में माइनस साइन है, फिजिक्स में मीनिंग होता है। जैसे मैं तुम्हें कहूँ एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है v इक्वल टू +3 मीटर्स पर सेकेंड, तो बोलोगे कि भाई हाँ शायद इस तरफ होगी। दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी -3 मीटर्स पर सेकेंड, मतलब किस तरफ, तो इधर माइनस क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन के ऑपोजिट में जा रहा है। एनर्जी माइनस में है तो इधर डायरेक्शन जैसा तो होता नहीं है, उसका मतलब एनर्जी माइनस में है। तो नेगेटिव एनर्जी में पता है क्या दिखाता है कि जो सैटेलाइट है ना, ये सैटेलाइट क्या है, बाउंड है। बाउंड मतलब क्या, इससे बंधा हुआ। अपने आप सैटेलाइट दूर जाना चाहे नजदीक जाने के नहीं, क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा एनर्जी मतलब क्या, अंदर कोई रॉकेट या बूस्टर कुछ हो तो हो, या बाहर से कोई फोर्स लगा है तो ये चेंज कर सकता है, अपने आप को चेंज नहीं कर सकता। और बंधा हुआ है उसे बाउंड कहते हैं। सैटेलाइट इज व्हाट, बाउंड, ये अपने आप को बाहर नहीं निकल सकता। ठीक है, केमिस्ट्री में एक चैप्टर पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का फॉर्मूला याद है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी
-13.6 Z² ऐसा कुछ था फॉर्मूला। तो मेन अभी इतना बस मैं बता रहा हूँ, उसमें भी है ना फॉर्मूला में माइनस आता है, -13.6 Z² फॉर्मूला होता है। तो उसमें भी माइनस क्या दिखाता है, यही कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, बाउंड है, इलेक्ट्रॉन अपने आप बाहर नहीं निकलता, तुम्हें कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो नेगेटिव साइन वो इंडिकेट करता है, ठीक है। तो उसके नीचे लिख लो, द नेगेटिव साइन इन टोटल एनर्जी, द नेगेटिव साइन इन टोटल एनर्जी इंडिकेट the negative sign in total energy indicates that the satellite is bound, that the satellite is bound to Earth, the satellite is bound to Earth, ठीक है, full stop. So external energy is required, so external energy is required to escape, external energy is required to escape the Earth's gravitational field, to escape the Earth's gravitational field, ठीक है। ओके, ये ई है, ये ई की इक्वेशन है, ये के की इक्वेशन, दोनों में रिलेशन बता सकते हो, सेम ही है, बस किसका फर्क है, माइनस का। तो मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, के इक्वल क्या लिख सकते हैं, माइनस के लिख सकते हैं, सेम ही है, ठीक है। तो स्टेटमेंट के बस वो रिलेशन लिख लो, के इक्वल टू माइनस ई, बॉक्स मार देंगे, इस पे ये सब काम आएगा। के इक्वल टू क्या होता है, माइनस ई, क्लियर है। वैसे ही यू और ई में देखो, ये डबल है, इंटू 2 करना है, तो क्या लिख सकते हो, और लिख लो u इक्वल टू क्या होगा, 2e, u इक्वल टू 2e, ठीक है। उस पर भी बॉक्स में तो डबल है, इधर माइनस नहीं आएगा क्योंकि दोनों में माइनस है, u इक्वल टू क्या होगा, 2e, ठीक है। अब बस एक ग्राफ ड्रॉ करना है मुझे, किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, यहाँ पर आर और एनर्जी, उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। काइनेटिक एनर्जी का पहले ड्रॉ करते हैं। तो देखो जी, एम ई, एम और 2 ये सब क्या कांस्टेंट है, तो क्या लिख सकते हैं, के इज व्हाट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। जो मैथ्स के स्टूडेंट है उनको आइडिया होगा, जो बायो के स्टूडेंट है उनको बता देता हूँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो ना कभी तो कैसा ग्राफ बनता है, कर्व बनता है, बढ़ेगा या कम होगा। इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आर है, मतलब जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी आर की, ये क्या होगा, कम होगा, तो कैसा ग्राफ आता है, इसके से कर्व बनता है, इनफाइनाइट पे जाके 0 हो जाता है, ये के का कर्व आता है। यू का कर्व मुझे बता सकते हो, सॉरी ई का कर्व, ये के का ड्रॉ किया था, ई का कर्व बता सकते हो क्या, जो अभी जो लिखा है सब इसको ग्राफ करो, समझो, बोलो, आइडिया लगाओ। के जैसा ही ये पर फर्क क्या है, माइनस का, तो क्या होना चाहिए, नेगेटिव नीचे होना चाहिए। ये सेम ग्राफ पर इसको इन्वर्ट कर दो, मिरर इमेज, सेम ग्राफ होगा, ठीक है, ये ई का होगा। अब मुझे यू का बताओ, यू का रिलेशन लिखा है, यू किसके बराबर है, 2e, डबल है, तो उसकी वैल्यू डबल है, मतलब नेगेटिव में ना, तो क्या हुआ, नीचे जाएगा। तो यू का कर्व कैसा हुआ, नीचे से स्टार्ट, ये यू का कर्व, ठीक है। तो ये ड्रॉ करो, ध्यान रखना के जैसा ही दिखना चाहिए, और उसके नीचे यू ड्रॉ करो।
देखिए इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन, फॉर अर्थ small g equal to 9.81 meters per second square, RE equal to 6.37 into 10 raised to 6 meters. Distance to the moon capital R equal to 3.84 into 10 raised to 8 meters. 10 raised to 8 meters. ठीक है, full stop. Time period of moon's revolution is 27.3 days. 27.3 days. 27.3 days. Okay, full stop. Obtain the mass of Earth. In two different ways. Obtain the mass of Earth in two different ways. इसमें देखो क्वेश्चन पहला है तो साथ में करते हैं। क्या दिया हुआ इसमें कि अर्थ के लिए अलग अलग डेटा दे रखा है, स्मॉल जी है, आर ई वो सब दे रखा है, और क्या दे रखा है डेटा, मून का डिस्टेंस दिया ना, अर्थ से मून का डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। और एक और डेटा क्या है कि ये मून का टाइम पीरियड है ना, मून को एक सर्कल कंप्लीट करने में, मून अपना सैटेलाइट है तो उसका क्या है टाइम पीरियड दे रखा है 27.3 डेज। तो इतना डेटा है, इससे हमें क्या है मास ऑफ अर्थ निकालना। तो क्वेश्चन दिया है दो तरीके से मतलब बेसिकली क्या, दो फॉर्मूला में यूज करते हैं, उससे एम ई निकालना। कोई मुझे फॉर्मूला बता सकते हो कौन सा यूज? एक कौन सा स्मॉल जी वाला यूज कर सकते हैं। स्मॉल जी को क्या होगा, जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर। तो उससे पहला लिखो, देखो अप्लाइंग स्मॉल जी इक्वल टू जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर, स्मॉल जी इक्वल टू जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर। तो पहले एम ई के टर्म्स में बनाओ फॉर्मूला। तो एम ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल जी आर ई स्क्वायर बाई कैपिटल जी। और देखो इसमें चेक करो पहले सब वैल्यूज पता है क्या हमें दी रखी है क्वेश्चन में, तो बस सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, सब्स्टिट्यूट करो। आंसर मैं डायरेक्ट दे दूंगा, बस सब्स्टिट्यूट करके छोड़ दो। आंसर मैं दे रहा हूँ, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। जी की वैल्यू क्या है, बस ऐसे सब्स्टिट्यूट करके छोड़ दो, ठीक है। वैल्यूज डालेंगे तो तुम्हें आंसर मैं दे देता हूँ, ठीक है। मुझे इतना भरोसा है कि होपफुली तुम कैलकुलेशन सही करोगे। तो एम ई इससे कितना आएगा, लिख लो, डायरेक्ट आंसर लिख लो। एम ई आएगा, इधर दिया है 5.96 into 10⁻24 kg, ये आएगा आंसर। 5.96 into 10⁻24 kg, ठीक है, ये आएगा। ये पहला तरीका। और कोई डेटा देखो, मुझे दूसरा फॉर्मूला बताओ। ये पहला तरीका था।
और कोई तरीका है जिससे एमी निकाल सकते हैं? क्वेश्चन में डेटा दिया उसका यूज करना है। टाइम पीरियड वाला कौन सा फॉर्मूला था? टाइम पीरियड वाला टी स्क्वायर इक्वल टू 2.2 आर क्यूब अपॉन जी एम ई। एक बार चेंज करते हैं इसमें भी एमी के टर्म्स में एमी अगर लिख दे तो क्या हो जाएगा? 4π² आर क्यूब अपॉन जी टी स्क्वायर आएगा। और इसमें है ना, मुझे सेम इसमें ही करना है, मुझे बस वैल्यूज डाल के छोड़ दो, और वैल्यूज तो मैं खुद डालनी है, वो मैं देखूंगा कि वैल्यूज कैसे डाल। वैल्यूज खुद डालनी है, वो डाल के छोड़ दो, आंसर मैं दे देता हूँ, वैल्यूज देख के छोड़ो। तो चेक करो, इसमें जो मैंने बोला तुम्हें सिर्फ वैल्यूज डालनी है, उतना मुझे चाहिए, आंसर मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसमें एमी जो है क्या है? 4π², उसको तो ऐसा ही रखेंगे, पाई को 3.14 डाला तो चले, वो तो एक ही बात। आर इधर क्या होता है? आर का मतलब क्या होता है? आर इधर मतलब क्या है? वो ऑर्बिट का रेडियस। तो वो दिया क्वेश्चन क्या है? 3.84 का डिस्टेंस दिया हुआ। 3 देखो समझो, 3.84 इंटू 10⁸ वो क्या है? डिस्टेंस टू द मून। मतलब एक तरह का वो क्या दिया हुआ है? एच दिया हुआ कि मून उतना दूर है। प्लस क्या करना चाहिए? आर। इस पर ध्यान से देखो, जो मून का डिस्टेंस वो क्या है? 10⁸ में, और जो आ रही है वो देखो किसमें? मतलब 10⁸ है ना, बहुत बड़ा नंबर। 10⁶ भी बहुत बड़ा है, पर 10⁸ के सामने वो नंबर छोटा है, तो 10⁶ को क्या इग्नोर करता है। तो मेन क्या है? वो 10⁸ वाला नंबर तुम्हें डालना है। तो क्या हो जाएगा इधर? आर क्या आएगा? ये 3.84 इंटू 10⁸, उसका क्यूब, ये डालना है। कैपिटल जी कितना होगा? 6.67 इंटू 10⁻11। कैपिटल टी, ये टी क्या है? टाइम पीरियड, वो भी दे रखा है क्वेश्चन में, कितना? 27.3 डेज। तो बस इतना डाल के छोड़ दीजिए, अपना आंसर केजी में आने वाला। इसका मतलब क्या है? सब ऐसा ही होना है। तो इसको किसमें कन्वर्ट करना है? सेकंड में आता है, इंटू 24 आवर्स, 60 मिनट, 60 सेकंड, ये पूरा, और उसका ठीक है।
देखिए इसका आंसर लिखो, इधर से आएगा एम इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻24 kg, 6.02 इंटू 10⁻24 kg। दोनों को एक बार कंपेयर करो, दो तरीके से आंसर है, क्लोज है, काफी फर्क है इनमें, क्या है वो कितना था 5.96, ये कितना है 6.02, ऑलमोस्ट क्या है सेम, ठीक है ना, वेरी क्लोज। ओके, तो ऐसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो हमने स्टडी किया उस हिसाब से एनसीईआरटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही दे रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 400 kg satellite, a 400 kg satellite is in circular orbit of radius a 400 kg satellite is in circular orbit of radius 2 RE about Earth. Circular orbit of radius 2 RE about Earth. ठीक है, full stop. How much energy is required? How much energy is required? How much energy is required to transfer it into an orbit of radius 4 RE? Transfer it into an orbit of radius 4 RE. ठीक है, full stop. What are the changes? What are the changes in kinetic and potential energies? What are the changes in kinetic and potential energy? ठीक है, ये पूछा हुआ है। पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ो, विजुअलाइज करो, समझो, पहले क्वेश्चन को समझो अपने। शुरुआत का ऑर्बिट कितना है 2 RE प्लस स्मॉल r कितना है 2 RE के बराबर। बाद में उसको कहाँ पे पहुंचाना है, 4 RE मतलब दूर पहुंचाना है। फिर तो मुझे समझाओ क्यों एनर्जी देनी पड़ेगी, क्या प्रॉपर वर्ड क्या, बाउंड है, उसको दूसरे ऑर्बिट में भेजना मतलब एनर्जी देनी ही पड़ेगी। तो वो एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी वो पूछा है, तो कैसे निकालोगे, कितनी देनी पड़ेगी एनर्जी, बहुत सिंपल लॉजिक है इसमें। शुरुआत की जो एनर्जी है वो निकाल सकते हो सैटेलाइट की, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, कौन सा, इक्वल टू क्या था, क्या तुम्हारे इसमें सिंपल फॉर्मूला याद क्या होगा, -GMEM/2R, वो फॉर्मूला था एनर्जी का। तो इसमें लिखो, शुरुआत का बस लिखवा रहा हूँ, बाद में क्या होगा लिखो, इनिशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, इनिशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट EI, इनिशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट EI कितना होगा, EI जो है कितना होगा, -GMEM बाई स्मॉल r होता है, अपना स्मॉल r कितना है 2 RE। अब ऐसे ही क्या निकालोगे, फाइनल एनर्जी बाद में क्या होगा, मेन एनर्जी कितनी से वो कहां जाएगी, फाइनल
माइनस डिस्टेंस, वो रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। बस उसका कैलकुलेशन मत करना, वो मैं बता दूंगा, बस प्रॉपर्ली सॉल्व कर दो, वो एनर्जी रिक्वायर्ड निकालो कितना आ रहा है। क्या GMEN बाई 2R, हाँ तो 2 स्मॉलर है ना, हाँ तो कितना आ जाएगा 4, ये EI होगा, ध्यान में रखना 4R ही होगा। EF कितना होगा देखा जो होगा माइनस GMEN, क्या होता है 2R, 2 तो ऐसा ही रहेगा, स्मॉलर की जगह क्या डालो तो नीचे कितना हो जाएगा HR, तो एनर्जी रिक्वायर्ड मतलब क्या है डेल्टा E हुआ, तो क्या EF माइनस E है, तो कर लो ये कितना है प्लस में आ रहा है कितना है GMEN बाई 8RE, क्या है दो का बस प्लस निकाला, ठीक है। अभी वो कैलकुलेट करना है, तो अगर कैपिटल GME हो तब डालने बैठे हो, मुझे बेटर तरीका बताओ कैलकुलेट करना, क्या स्मॉल जी यूज करो, एक बार सब्स्टिट्यूट करने की ट्राई करो, मुझे स्मॉल जी के टर्म्स में लिखे आओ, फॉर्मूला कुछ ट्राई करो, स्मॉल जी के टर्म्स में लाओ अब आंसर। यह क्या कन्वर्ट क्या होगा, देखो स्मॉल जी इक्वल टू क्या GME बाय RE स्क्वायर, तो एक RE को इधर लेके आए, स्मॉल जी आर इक्वल टू GME बाय RE, तो सब्स्टिट्यूट करें बोलो क्या आ रहा है, तो डेल्टा E कितना आ रहा है, स्मॉल जी RE स्मॉल m बाई 8, तो इतना ही होगा ना, ये अपना आंसर है। वैल्यूज अब सब वैल्यूज पता है, RE ध्यान रखना, RE याद रखो तो बेटर है, RE कितना होगा 6.4 into 10⁶, ठीक है। ये सब वैल्यूज इधर डाल दो, आंसर मैं दे रहा हूँ, ये 9.81, ये 6.4 into 10⁶, स्मॉल एम कितना है, स्मॉल एम मतलब सेटिलाइट करना 400 बाय 8, फिर उससे डेल्टा ई आ जाएगा, ये आंसर मैं दे रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, ठीक है। ओके, आंसर है उसका 3.14 into 10⁹ जूल ये आएगा, डेल्टा ई जो है
ये डेल्टा ई आएगा कितना आएगा 3.14 × 10⁹ जूल जिससे क्या एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, और भी देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी पूछा है चेंजेस इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। अगर ये एनर्जी मतलब कौन सी टोटल, अगर टोटल एनर्जी चेंज हो रही है ऑर्बिट चेंज हो रहा है मतलब सब टाइप की एनर्जी चेंज होती है। तो ये जो हमने निकाला वो टोटल एनर्जी निकाला। काइनेटिक में चेंज निकालना हो तो काइनेटिक का पूरा फॉर्मूला लिख के सॉल्व करोगे क्या? बोलो K इक्वल टू क्या है माइनस C को रिलेशन यूज करो, लिखो K इक्वल टू माइनस C, K इक्वल टू माइनस C, therefore डेल्टा K इक्वल टू डेल्टा E, K इक्वल टू माइनस C, therefore डेल्टा K इक्वल टू सॉरी लिखो माइनस डेल्टा, माइनस रहेगा बस डेल्टा आ जाता है सर। डेल्टा K इक्वल टू माइनस डेल्टा E मतलब क्या आएगा माइनस 3.14 इंटू 10⁹ डेल्टा K इक्वल टू माइनस 3.14 इंटू 10⁹ जूल। ठीक है, बस वो माइनस हो जाएगा। वैसे ही यू के लिए लिखो, यू के लिए लिखिए क्या u इक्वल टू क्या है 2e, तो क्या लिखा डेल्टा u इक्वल टू 2 डेल्टा e, आंसर क्या आएगा 6.28 × 10⁹ जूल। ठीक है ना, वो प्लस में ही रहेगा, ये चेंज आएगा। ठीक है, तो वो स्टडी करना है। ओके, ऐसे ही टाइप देखो ध्यान देना, ऐसे ही टाइप है ना कॉम्पिटिटिव में भी आते हैं, बस फर्क इतना है उसमें वैल्यू इजी दी तो कैलकुलेशन इजी करता है, बस इतना फर्क होता है। बाकी कॉम्पिटिटिव में भी ऐसे आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, वो भी देख लेते हैं। ठीक, ओके, देखो सैटेलाइट ऑर्बिट द अर्थ, satellite orbits the Earth at a height of 400 kilometers. That orbits the Earth at a height of 400 kilometers above the surface. Above the surface. Above the surface. See, so sorry. How much energy must be expended? How much energy must be expended? Expended में हर एक में E है, कहीं पे भी ये नहीं स्पेलिंग, हर जगह E है। How much energy must be expended to rocket the satellite? How much energy must be expended to rocket the satellite out of Earth's gravitational influence? Out of Earth's gravitational influence. Out of Earth's gravitational influence. ठीक है, इसमें डेटा दे रखा है तो एमई लिख लो, एमई दे रखा है 6 × 10⁻24 kg, 6 × 10⁻24 kg, ये एमई दे रखा है। और सैटेलाइट का मास भी दे रखा है 200 kg, सैटेलाइट का मास दे रखा है 200 kg। ओके, अब इसमें से पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ो, विजुअलाइज करने की ट्राई करो, इसको डिस्कस करते हैं।
क्या दिया है इसमें? डेटा अगर देखें, एनी तो चलो दिया है, और क्या दे रखा है? स्मॉल एम भी दे रखा है। रेडियस ऑफ ऑर्बिट बता सकते हो? रेडियस ऑफ ऑर्बिट कितना? RE प्लस H, तो कितना होगा? देखो रेडियस ऑफ ऑर्बिट, कितना होगा? स्मॉलर इक्वल टू RE प्लस H। तो देखो स्मॉल r इक्वल टू RE प्लस H है। RE जो है वो कितना होगा? 6400 किलोमीटर, और ये H कितना है? सैटेलाइट का 400 किलोमीटर ऐड करो, फिर R जो क्या है? 6800 किलोमीटर है, तो इसको मीटर में करना है, तो 6.8 into 10⁶ मीटर, ये अपना ऑर्बिटल रेडियस आ गया। ठीक है, अब क्या पूछे? हाउ मच एनर्जी मस्ट बी एक्सपेंडेड। एक्सपेंडेड वर्ड जो कहाँ से? एक्सपेंडिचर से है, मतलब कितना हमें देना पड़ेगा। ठीक है, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, ताकि क्या करना है? इसके पहले जो क्वेश्चन थे उसमें क्या था कि एक ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट में भेजना। इधर क्या करना है? एक ऑर्बिट में ऑलरेडी है, कहाँ पे भेजना? एस्केप आउट ऑफ अर्थ होता है, कहाँ पे भेजना? उसके इन्फ्लुएंस से बाहर भेजना होता है, कहाँ पे भेजना होता है? इनफाइनाइट, क्योंकि इन्फ्लुएंस इनफाइनाइट तक होता है, तो इनफाइनाइट तक भेजना है। तो उस केस में तरीका बता सकते हो क्या होगा, कैसे सॉल्व करोगे? पहले वाला जो प्रॉब्लम था ना, उसका नॉलेज कुछ यूज करो, देखो क्या फर्क होगा। पहले वाला प्रॉब्लम देखो, EI लिख पाओगे जैसे पहले वाले प्रॉब्लम लिखा है, वैसे इसमें EI लिख पाओगे। EF क्या होगा? EF क्या होगा? इसमें इनफाइनाइट पे भेज रहे हैं ना, तो EF क्या हो जाएगा? 0, नीचे इनफाइनाइट आ जाएगा ना, क्या हो जाएगा? 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? जो शुरुआत की एनर्जी है ना, उतनी एनर्जी हमें प्लस में देनी पड़ेगी। तो उसका एक टर्म होता है, उसको कहते हैं हम बाइंडिंग एनर्जी। क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। इतनी एनर्जी तो मतलब वो एस्केप कर लेगा। तो इसमें ना स्टेटमेंट लिख लो, डेफिनेशन में लिखवा देता हूँ। लिखो द एनर्जी रिक्वायर्ड, by the satellite, the energy required by the satellite to escape the gravitational influence of Earth, is called its binding energy. Is called its binding energy. ठीक है, फुल स्टॉप। It's called its binding energy. ठीक है, फुल स्टॉप। कंजर्वेशन लिखो, it is equal to the negative of the total energy of satellite. It is equal to the negative of the total energy of satellite. It is equal to the negative of the total energy of satellite. मतलब क्या होगा? अपना आंसर क्या होगा? इधर E निकालना है, बाइंडिंग एनर्जी निकालो, क्या -E के बराबर होगा? मतलब कितना होगा? प्लस GMEM अपॉन बोलो 2R, ये होगा ना फॉर्मूला। अब इसमें मुझे बताओ, स्मॉल g में कन्वर्ट करें या ना करें? स्मॉल g में कन्वर्ट करना चाहिए, कैसे पता चलेगा? इसमें इस क्वेश्चन देखो, सब वैल्यूज दे रखी है, तो फिर कन्वर्ट नहीं करना है, तो फिर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दो। आंसर मैं दे रहा हूँ, वैल्यूज डाल दो।
डाल दी वैल्यू, आंसर लिख लो 5.88 into 10⁹ जूल, यह आंसर 5.88 into 10⁹ जूल। ठीक है, इतनी एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो ये सैटेलाइट वाला पार्ट देखिए, एनसीईआरटी का कवर कर दिया। कॉम्पिटिटिव में भी ऐसा ही क्वेश्चन आते हैं। एक और क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, एक और क्वेश्चन लिख लो, छोटा ही क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। देखो, सैटेलाइट orbiting around Earth, a satellite orbiting around Earth has a time period T0, capital में लिखना, has a time period T0। ठीक है, full stop। Find the time period of another satellite. Find the time period of another satellite. And the time period of another satellite of twice the mass, and thrice the orbital radius. Twice the mass and thrice the orbital radius of the first satellite. Twice the orbital radius of first satellite। ठीक है, पहले इसका टाइम पीरियड T0 दिया है, तो दूसरे का फाइंड करना है, मतलब आंसर T0 के टर्म्स में ही आएगा, 2T0, 3T0, 4T0, ऐसा कुछ। सोचो अब इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, डेटा समझो क्या दिया हुआ है, देखो फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे। चलो सॉल्व करते हैं। देखो इसमें सैटेलाइट की इंफॉर्मेशन पे तो क्या दिया, अगर पहले सैटेलाइट की बात करें S1 की, तो उसका मास सपोज स्मॉल है, ऑर्बिटल रेडियस r है, टाइम पीरियड कितना दिया है T0। दूसरे सैटेलाइट की बात करें तो उसका मास कितना है 2m, ट्वाइस है, ऑर्बिटल रेडियस 3r, और वो टाइम पीरियड में निकालना है, ये निकालना है। ऐसा कुछ एक का इंफॉर्मेशन दूसरा का पूछा है, वैसे कि इसमें क्या करना है, ये बहुत रेशियो प्रोपोर्शनैलिटी स्टडी करनी है। कौन सा फॉर्मूला लगा है, p² प्रोपोर्शनल टू,
मास से कुछ लेना देना, मास के इससे क्वेश्चन लिखा है, मास से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मास डबल हो सिंगल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन रेडियस से। तो इधर से बस रेशियो निकालो, T1 by T2 स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, R1 by R2 क्यूब। तो पहले में टाइम पीरियड T0 है, दूसरा मुझे निकालना है स्क्वायर इक्वल टू पहले का रेडियस R है, दूसरे का कितना है 3R और उसका क्यूब। तो T0 स्क्वायर अपॉन T स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1 by R और R तो कैंसिल, क्यूब में क्या हो जाएगा 1 by 27। तो T इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 27 T0 स्क्वायर। तो T इक्वल टू इसका अंडर रूट ले लो 3√3 T0, इसका टाइम पीरियड है। ठीक है, ये ऐसे टाइप के क्या कंपेटिटिव पार्टनर से आ सकते हैं, ठीक है, जिसमें कैलकुलेशन नहीं होगा पर ऐसे प्रोपोर्शनलिटी स्टडी करनी होगी, ठीक है। ये सैटेलाइट वाला पार्ट देखिए, बस अब एक है ना लॉज आते हैं, 3 लॉ स्टडी करने हैं, ठीक है, उस पर कैलकुलेशन ऐसा कुछ है, वो लॉ स्टडी करने हैं। कंपेटिटिव पार्ट में जनरल क्वेश्चन नहीं आते पर बोर्ड में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। लिखो केपलर लॉ, KEPLER केपलर, KEPLER केपलर लॉ, केपलर लॉ, केपलर लॉ। केपलर लॉ इसमें देखो ये जो न्यूटन का जो हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं कौन सा, F इक्वल टू Gm1m2 by R स्क्वायर, न्यूटन जो फॉर्मूला दिया स्टडी किया, काफी एक्यूरेट फॉर्मूला है। आज भी तुम्हें रॉकेट और वो सब की ट्रेजेक्टरी, प्लैनेट वो सब की स्टडी करना है, न्यूटन का फॉर्मूला बहुत काम आता है, उतना अच्छा एक्यूरेट है। पर न्यूटन से पहले भी काफी सारों ने है ना ये प्लैनेट और वो सब का मोशन स्टडी किया, मतलब बेसिकली ग्रेविटी को स्टडी किया। एक एग्जाम्पल जो बोले कि पहले की अगर हम देखें, पहले के जमाने में यूरोप साइड पे अगर देखें हम 500-600 साल पहले की बात है, तो तब क्या चलता था, वो जो मतलब जो चर्च बोलती है वही सही है, जो किंग थे और चर्च थी मतलब जो पोप थे बड़े, वो क्या साथ में रूल करते थे, ऐसा मान सकते, क्योंकि पहले के लोग क्या बहुत धार्मिक थे, रिलीजियस थे, भाई जो चर्च बोल रही वो सही है। मैं कहा कि यूरोप साइड की बात कर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बाइबल या अकॉर्डिंग टू चर्च क्या बोल सकते हैं कि अर्थ सेंटर पे था, बाकी सन मून प्लैनेट जो भी है वो सब के अर्थ के आसपास, अर्थ सेंटर पे थे। बाद में दूसरे जो उस जमाने में जो कुछ पर्सन थे, ठीक है, उनमें से एक था कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने काफी स्टडी की, सब मोशन मून प्लैनेट तो सबके मोशन ट्रैक किए, तो उससे क्या पता चला, उसने क्या प्रूव किया कि एक्चुअली अर्थ सेंटर पे नहीं है, कौन सेंटर पे, सन सेंटर पे और अर्थ मून वो सब के उसके आसपास घूम। तो सीधी बात है कि वो मतलब क्या बोल रहे हैं, बेसिकली ये बोल रहा है कि चर्च गलत है, वो तो चलेगा नहीं उनको, ठीक है ना, तो उसको क्या बैन कर। अब उसके बाद कॉपरनिकस का एक स्टूडेंट था केपलर। केपलर ने उसका जो रिसर्च था कॉपरनिकस का, उसको और आगे बढ़ाया, सालों तक स्टडी की उसकी, प्रॉपर कैलकुलेशंस भी किए। तो उसमें वो कुछ आई थी मुझे याद नहीं है, पर ऑनलाइन भी शायद अवेलेबल होगा या म्यूजियम में होगा, उसने जो ड्रॉइंग्स किए ना वो सब भी है अभी तक, वो सब 400-500 साल पहले की बात है, ठीक है, तो सब अवेलेबल है। उसने वो मून और वो सब के डायग्राम वो सब पूरा पास ऐसे कैलकुलेट किया है, ठीक है ना, तो सालों का रिसर्च था उसका। उसके बाद उसने क्या ये 3 लॉ अपने आगे रखे। ये सब जो हम बात कर रहे हो क्या न्यूटन के पहले हम पढ़ क्यों रहे, बस बेसिकली ऐसा मतलब मान लो थोड़ी बहुत हिस्ट्री पता होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि न्यूटन ने जो लिखा वो इसे, उसके पहले भी काफी ने रिसर्च किया। तो केपलर ने 3 लॉ रखे, वो 3 लॉ में स्टडी, ठीक है। पहला लिखो
लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ ऑर्बिट। केपलर ने क्या कहा कि जो प्लैनेट घूमते हैं वो सर्कल में नहीं घूमते, एक्चुअली पता है, प्लैनेट सर्कल में नहीं घूमते, उनका ऑर्बिट कैसा होता है, एलिप्टिकल होता है। एलिप्टिकल मतलब बेसिकली क्या, सर्कल को ना एक साइड से कंप्रेस करते हैं, क्या होगा एलिप्स, ये ऊपर ऊपर से होता है, ताकि एक्चुअली एलिप्स कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो ये एलिप्स ऐसा मोशन है, ऐसा शेप है। तो जो प्लैनेट है, जो प्लैनेट है वो क्या एलिप्स में घूम रहा है, यहाँ पे प्लैनेट है वो एलिप्स में ऐसे घूम रहा है, और सन यहाँ पे बीच में नहीं है। एलिप्स की एक प्रॉपर्टी आती है जो मैथमेटिक्स में वो पढ़ेंगे आगे। एलिप्स के ना स्पेशल पॉइंट्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स को क्या कहते हैं, हम फोकस कहते हैं। तो एलिप्स के ना दो फोकस होते हैं, यहाँ पे होते हैं F1 F2। तो केपलर ने क्या बोला कि प्लैनेट इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में है और सन बीच में नहीं है। सन क्या होगा, कोई भी एक फोकस पे होगा, यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ सन क्या होगा, यहाँ पे होगा, और प्लैनेट ऐसे घूमे। सबसे पहला ये लॉ कि कोई भी प्लैनेट है वो ऐसा मोशन होता है, ठीक है। पहले स्टेटमेंट लिख लो, उसके बाद ये ड्रॉ करना डायग्राम। ऑल प्लैनेट मूव, ऑल प्लैनेट मूव in an elliptical orbit, in an elliptical orbit with the sun situated, with the sun situated at one of the focus of the ellipse, with the sun situated at one of the focus of the ellipse, one of the focus of the ellipse, ठीक है। अब इसमें देखो ये डायग्राम ड्रॉ करने में एक पॉइंट बता देता हूँ। एलिप्स क्या प्रॉपर्टी होती है, जैसे ये ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस होता है उसको ए से डिनोट करते हैं, और ये वाई में जो डिस्टेंस होता है इसे बी से डिनोट करते हैं। ए को हम कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस और बी को कहते हैं हम सेमी माइनर एक्सिस। ये ऐड कर देना, ठीक है, ड्रॉ कर दो डायग्राम। चलिए ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये पहला लॉ। दूसरा लिखो, लॉ ऑफ एरिया ऑफ प्लैनेट, लॉ ऑफ एरिया ऑफ प्लैनेट, लॉ ऑफ एरिया ऑफ प्लैनेट। ओके, ये लॉ समझेगा। इसमें एक इक्वेशन है वो हमें स्टडी करनी है, तो ध्यान देना। ओके, ये लॉ क्या कहता है, सपोज प्लैनेट एक मोमेंट पे यहाँ पे, ठीक है, ये लाइन कनेक्ट करो, सिस्टम क्या है, पोजीशन वेक्टर आप लिख सकते हैं। ये क्या है, प्लैनेट की पोजीशन है,
अब थोड़े टाइम में, बहुत छोटा टाइम ले लो, बहुत छोटे टाइम में प्लैनेट हो सकता है यहाँ पे आ जाए, तो टाइम क्या ले लेते हैं, डेल्टा टी ले लेते हैं, तो अब पोजीशन वेक्टर क्या ये हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, प्लैनेट इधर से इधर आया, कुछ स्पीड से आया होगा, उस स्पीड v ले लेते हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, प्लैनेट ने इतना एरिया स्वाइप किया, ऐसा बोल सकते हैं, इतना एरिया स्वाइप हुआ, कितने टाइम में स्वाइप हुआ, डेल्टा टी। जो एरिया है उसको मैं क्या लिख रहा हूँ, डेल्टा ए, जो एरिया स्वाइप हुआ है वो। अब प्लैनेट ऐसे घूम सकते हैं, हाँ यहाँ कैसे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब डेल्टा टी टाइम में ही हो सकता है प्लैनेट यहाँ पे आ जाए, कितने टाइम है, डेल्टा टी टाइम, एंड इधर से इधर आ जाए। तो इस केस में अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो प्लैनेट ने क्या इतना एरिया स्वाइप किया, तो ये लॉ क्या कहता है कि अगर डेल्टा टी टाइम में इतना एरिया स्वाइप किया है, तो इधर भी सेम टाइम में कितना एरिया स्वाइप होगा, डेल्टा सेम एरिया स्वाइप। डिस्टेंस अलग हो सकता है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो प्लैनेट कवर कर रहा है वो अलग हो सकता है, पर एरिया क्या होगा, ये कैप्लर ने बोला कि डिस्टेंस अलग हो सकता है पर एरिया क्या होगा, ठीक है। इसका एक डिराइवेशन है, वो हमें करना है, छोटा सा ही डिराइवेशन है, पर पहले स्टेटमेंट लिख लो, ये लॉ। तो कहने को द लाइन दैट जॉइन, the line that joins any planet to the sun, the line that joins any planet to the sun sweeps equal area, sweeps equal area, with equal area in equal interval of time, in equal interval of time, equal interval of time, ठीक है, कैलकुलेट आएगा। तो इसका एक छोटा सा डिराइवेशन है, वो देख लेते हैं, ठीक है। इसकी इक्वेशन आती है, लिखो इसमें, कंसीडर अ प्लैनेट ऑफ मास m, स्मॉल m लेना, कंसीडर अ प्लैनेट ऑफ मास m having velocity v, and position r, दोनों वेक्टर में ऊपर एरो बनाना, having velocity v and position r with respect to the sun, with respect to the sun, with respect to the sun, ठीक है, फुल स्टॉप। कंटिन्यू में लिखो, the area swept out, the area swept out by the planet in time interval delta t, the area swept out by the planet
in time interval delta t is given by अब देखो इसमें एरिया जो है डेल्टा ए वो मुझे निकालना है। तो ये इस डायग्राम पे ध्यान दो। तो इसमें क्या होगा, ये टाइम बहुत छोटा है, मतलब ये ट्रायंगल बहुत छोटा है, तो ये लाइन को ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। तो ये क्या एक तरह की बेस हो गई, और ये आर जो क्या हो गया अपना हाइट हो गया। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, आर इंटू हाइट इंटू क्या है बेस। ये डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड v है, बहुत छोटा टाइम तो स्पीड भी कांस्टेंट ले सकते हो। तो ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, v डेल्टा t। t को यहाँ पे नीचे लेके आओ तो क्या लिख सकते हैं, डेल्टा a बाई डेल्टा t इक्वल टू क्या होगा, हाफ इंटू r क्रॉस v। और इसमें ध्यान रखना, इसमें ना एरिया को भी वेक्टर बना सकते हैं, वो हम आगे स्टडी करेंगे। अभी के लिए लिख सकते हो एरिया को वेक्टर बनाते हैं, डायरेक्शन होती है एरिया की। बाकी जनरली हमें क्या पता था, एरिया स्केलर है, एरिया को वेक्टर भी बना सकते हैं। ठीक, अभी के लिए लिख लो, वो आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। लिख लो उससे पहले मैं 2 मिनट लिखिए, आगे लिखो इसके। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट, the angular momentum of the planet। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है, एंगुलर मोमेंटम का जो सिंबल बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम का सिंबल है कैपिटल एल। उसका फॉर्मूला क्या होता है, m r क्रॉस v। ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला था, लिखो। तो इधर से देखो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, फिर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा a बाई डेल्टा t जो है इक्वल टू, देखो r क्रॉस v की जगह क्या लिख सकते हैं, l बाई m। तो सब्स्टिट्यूट करें तो क्या हो जाएगा, डेल्टा a बाई डेल्टा t इक्वल टू l बाई 2m। इसके बॉक्स में डेल्टा a बाई डेल्टा t इसके बराबर है l बाई 2m, मतलब एंगुलर मोमेंटम अपॉन ट्वाइस इट्स मास। ठीक है, ये डेल्टा ए बाई डेल्टा टी को क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ एरिया, टाइम के साथ एरिया कैसे बढ़ रहा है। ठीक है, अब एक स्टेटमेंट इसमें लिखना है, लिखो स्टेटमेंट, वो समझा रहा हूँ मैं स्टेटमेंट, लिखो इसके आगे। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन इज opposite to the position r, is opposite to the position r, therefore torque is 0, therefore torque is 0। ठीक है, full stop। So angular momentum of the planet is constant, so the angular momentum of the planet is constant। मतलब जो L है ये यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम लिखा है वो भी क्या कांस्टेंट है, और देखो L कांस्टेंट है, प्लेट का मास भी कांस्टेंट है, तो पूरा राइट साइड वाला पार्ट है वो भी क्या बोल सकते हो, कांस्टेंट। मतलब डेल्टा ए बाई डेल्टा टी भी क्या होता है, कांस्टेंट। तो लास्ट टाइम में लिखो, एज अ रिजल्ट the rate of area square is also constant। The rate of area square is also constant। ठीक है, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी
इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, बस एक लास्ट लॉ लिखना है, छोटा सा ही है, ठीक है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तीसरा लॉ लिखो, लॉ ऑफ पीरियड, लॉ ऑफ पीरियड, लॉ ऑफ पीरियड। केपलर ने क्या किया, टाइम पीरियड भी मेजर किए प्लैनेट का, तो उसका एक ऑब्जर्वेशन है वो लिखो, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, the square of the time period, the square of the time period of revolution of a planet is proportional to the cube, is proportional to the cube of the semi-major axis, is proportional to the cube of the semi-major axis of the ellipse of the planet, semi-major axis of the ellipse of the planet। ठीक है, तो क्या लिखोगे इसमें, इक्वेशन t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस को क्या हमने ए लिया था, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, इससे बॉक्स बना दो, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब। ऐसा कुछ दिखा है रिजल्ट, अभी सेटेलाइट में देखा ना, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, उसके जैसा ही। ठीक है, फिर अपना ग्रेविटेशन हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब देखो इसमें जो अलग अलग असाइनमेंट दिए थे, कल केमिस्ट्री उसकी कोई क्लास है क्या आपको, केमिस्ट्री होती है क्या, कितना बजे खत्म होती है, 5:30 बजे खत्म होती है। तो एक काम करो, जो अपना पहला ग्रुप है, पहले ग्रुप में कौन कौन, तो उसमें जो मैं टारगेट दिया था हो गया कि बाकी ग्रेविटेशन का मैंने बोला था नोट पर, वो सब डाउट का है कल एक बार आ जाओ, क्यों मैं आगे का भी टारगेट दूंगा। केमिस्ट्री क्लास करता हूँ, डायरेक्ट नीचे आ जाओ, उस टाइम में फ्री रहता हूँ, डायरेक्ट नीचे आ जाओ तो डिस्कस करें। ठीक है, डाउट तो वो सब भी पूरा लेके आना, मॉड्यूल भी लेके आना। ओके, जो दूसरा ग्रुप है वो अभी आ जाओ कैबिन में, डिस्कस करते हैं डाउट वो सब। बोर्ड वाले जाना हो तो जा सकते हो, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में टारगेट दे दूँ। ठीक है ना, और होमवर्क भी डाल रहा हूँ ग्रुप में,